हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें लास्ट क्लास में जो एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किए थे कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड कि आयनिक कंपाउंड होगा मेटल नॉन मेटल से बिन करके बना हुआ कंपाउंड, लेकिन उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। और कोवलेंट कैरेक्टर आने का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होगा व इलेक्ट्रॉन दो दो एटम के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। तो कैसे यह कैरेक्टर आता है जरा हम लोग समझेंगे इसको। तो आयनिक कंपाउंड की बात हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो आयनिक कंपाउंड मतलब कि मेटल और नॉन मेटल बराबर आयनिक कंपाउंड। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा केटायन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा एनायन। अब चूंकि केटायन है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाया है, तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वह अधिक होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वह कम होगा। ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट हैज़ अ स्मॉलर साइज एंड ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट हैज़ लार्जर साइज। समझ गए इस बात को। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाया, केटायन में चूंकि अब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आधार पे ही हम लोग साइज को कंपेयर करते हैं। ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स अ स्मॉलर साइज एंड अ स्मॉलर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स लार्जर साइज। तो मान लो कि यह स्मॉल साइज वाला केटायन है, केटायन, और इसी के बगल में एक लार्ज साइज वाला एनायन है। ऐसा तो जब एक केटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि केटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। उसी प्रकार से केटायन का इलेक्ट्रॉन को एनायन का न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा। मतलब यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, जबकि दोनों के न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन, इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। और उसी प्रकार से दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच भी रिपल्सन होगा। दिस इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ये पॉसिबिलिटी होते हैं कि जब दो न्यूक्लियाई, न्यूक्लिया मतलब अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझना है हम लोग को, न्यूक्लियाइड बोलो इसको, कि केटायन एनायन जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो केटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, एनायन का न्यूक्लियस केटायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। दोनों के न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच भी रिपल्सन होता है। मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बातें होंगी जब ऐसे दो न्यूक्लियाइड एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तब। अब इससे क्या होगा? देखो, तो प्रयास तो दोनों कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, लेकिन बात है यहाँ कि सफल कौन होगा, कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा या एनायन केटायन के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? तो अच्छे से समझोगे इसको। देखो, एनायन का साइज है बड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा, तो यदि यह एनायन और इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, साइज और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ना, और साथ ही साथ कि यदि यह एनायन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो यह इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली वैलेंस पे रहेगा ना, और यह जो इलेक्ट्रॉन इधर से आया वह न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे है, ऐसा मतलब बहुत नज़दीक नहीं है। तो कितने सारे फैक्टर्स हुए? एक तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा था, अब यदि फिर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा,
और दूसरा कि साइज बड़ा होने के चलते यह जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कैटायन वाला, वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतना अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, और उतना अट्रैक्शन फील नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस प्रकार से बोलेंगे एनायन का कि बहुत कम होगा। एनायन तो मतलब ही नहीं रखेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन से, वो तो चाहेगा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन उसके मिले कहीं से, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रिपल्सन जो है सब ज़्यादा हो जाएगा यदि और इलेक्ट्रॉन लेता है कहीं से तो। लेकिन वही अब कैटायन के तरफ से सोचो कि कैटायन का साइज है छोटा, यदि यह इलेक्ट्रॉन को लेता है तो यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और साथ ही साथ कि कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है पहले से, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यदि यह इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव इसको नहीं पड़ेगा। तो कैटायन एनायन दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, लेकिन एनायन का बड़ा साइज और कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने के चलते इसका प्रभाव कैटायन के इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ता है, जबकि कैटायन का छोटा साइज और ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने के चलते एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इसका प्रभाव पड़ता है, और यह एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा। तो अभी जो देख रहे हो कि यह जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनायन का है स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यह इलेक्ट्रॉन अभी जो है ना इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, और इस इलेक्ट्रॉन पे अभी केवल और केवल हक इस न्यूक्लियस का है, इस एनायन के न्यूक्लियस का है। लेकिन जब वह कैटायन के समीप जाएगा तो कैटायन का उस पर प्रभाव पड़ेगा और कैटायन उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और जब कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, कैटायन तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा ऐसा, लेकिन एनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब थोड़ा सा इलोंगेट करेगा, झुकेगा इधर ऐसा। दिस इज कॉल्ड इलोंगेटेड एनायन या डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन, ये हुआ कैटायन। इलोंगेटेड एनायन का मतलब क्या समझेंगे, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन, कि जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल था ऊपर में, जो केवल इलेक्ट्रॉन उसी के चारों तरफ था, अब वैसा नहीं रहा, अब वह इलेक्ट्रॉन जो है कैटायन की तरफ झुक गया, क्योंकि कैटायन क्या कर रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था। तो अब देखोगे तो यह जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पहले से एनायन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में तो है ही, लेकिन जब ये कैटायन की तरफ झुकेगा तो इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अब कैटायन के न्यूक्लियस का भी हक हो जाएगा। मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह अब दो दो न्यूक्लियस के प्रभाव में है, दो दो न्यूक्लियस के बीच में है। मतलब एक प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन का अब शेयरिंग हो जाना है, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाना है मतलब कि कैसा कैरेक्टर आ जाना है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाना है। कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट। तो था मेटल नॉन मेटल, बना कैटायन एनायन, लेकिन हुआ यूं कि बनने के दरमियान ही कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया, और ऐसा करने से एनायन इलोंगेट कर गया कैटायन के तरफ। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शुरू में स्फेरिकली सिमेट्रिकल था अब वह डिस्टॉर्ट कर गया, और इसके चलते जो एनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था अब दो दो न्यूक्लियाई के बीच आ गया, दो दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में आ गया। मतलब एक प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। मतलब यहाँ से कैरेक्टर आ जाना है किसका, कोवेलेंट का। तो इस तरह से एक मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से ऐसे समझो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड आने का मतलब हुआ, आयनिक कंपाउंड है लेकिन कैरेक्टर आ रहा है कोवेलेंट का। मतलब आदमी है तो लक्षण होना चाहिए इंसान का, लेकिन आ रहा है शैतान का। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब ठीक वही हुआ कि इंसान में शैतान का लक्षण। इंसान और शैतान में क्या, शैतान मतलब बदमाश समझ लो ऐसा। तो इंसान और शैतान में क्या अंतर है? इंसानियत जो है, इंसान का एक लक्षण वह है कि अपना कमाएगा, अपना खाएगा, अपनी ही चीज़ों पे हक जताएगा।
और शैतान जो होता है मतलब जो बदमाश होते हैं, गुंडे बदमाश, उनका यह मकसद नहीं रहता है, वह दूसरों के चीज़ पे हक जताते हैं। अपना चीज़ तो उसका है ही, लेकिन दूसरों की चीज़ पे भी वे हक जताएंगे। तो ये शैतानी लक्षण होता है। इंसान का लक्षण कि अपना कमाएगा अपना खाएगा, मतलब अपनी ही चीज़ों पे हक जताएगा, और शैतानी लक्षण मतलब दूसरे की चीज़ों पे भी हक जताएगा। मतलब हम शैतानी लक्षण को कंपेयर कर रहे हैं कोवलेंट कैरेक्टर से, और इंसान वाले लक्षण को कंपेयर कर रहे हैं आयनिक कैरेक्टर से। तो कोई भी व्यक्ति 100% इंसान हो ही नहीं सकता है, नेवर पॉसिबल। मतलब कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है। हाँ, एक व्यक्ति पूरा का पूरा शैतान हो सकता है, मतलब एक कंपाउंड पूरा का पूरा कोवलेंट हो सकता है, लेकिन वह कभी भी पूरा का पूरा आयनिक नहीं होगा। तो इसको एग्जाम्पल जब समझोगे कि जैसे कोई व्यक्ति पूरी तरह से इंसान नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से कोई कंपाउंड पूरी तरह से आयनिक नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत लोभ लालच तो है ही, और लोभ लालच आया मतलब शैतानी लक्षण। लोभ लालच किसको बोलते हैं? दूसरे की चीज़ों पे हक जताना लोभ लालच के अंतर्गत आता है। और ये लोभ लालच आया, दूसरे की चीज़ों पे आप हक जता रहे हो, शैतानी लक्षण आ गया हुआ। तो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आने का ठीक मतलब वही हुआ, इंसान में शैतान का लक्षण। अब इंसान में शैतान का लक्षण कैसे आता है तो पता होना चाहिए कि किसी के पास ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा धन दौलत है, उसके संपर्क में आप रह रहे हो, तो क्या करोगे? धीरे धीरे चाहोगे कि उसका धन दौलत को आप अपनी तरफ खींचो, उसके चीज़ पे हक जताओ। जैसे यहाँ केटायन के पास कम था, एनायन के पास ज़्यादा था, तो केटायन क्या किया? एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहा धीरे धीरे, ऐसा। तो वही काम आप वहाँ करोगे, उसके साथ ज़्यादा समय बिताओगे और चाहोगे कि उसकी चीज़ों को आप हड़प लो, खींच लो अपने तरफ, ऐसा। और यदि ऐसा हुआ, उसकी चीज़ों को आप ले लिए, तो है उसका तो हक रहेगा ही। अब आप भी उस पर हक जताओगे, और आप भी हक जताओगे तो हो गया, दूसरे की चीज़ों पे हक जता रहे हो, शैतान का लक्षण तो आ ही गया। अच्छा, तो एकदम इसको ध्यान में रखोगे। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल आप और समझो कि आप अपने घर के आंगन में एक अमरूद का पेड़ लगाए हो। अभी अमरूद का जो ब्रांचेस हैं, जब तक आपके आंगन के एरिया में है तब तक इस अमरूद पे केवल आपका हक होगा। लेकिन जैसे ही इसका एकाध डाली भी बगल वाला घर के आंगन की तरफ गया, तो इस अमरूद पे अब वो भी हक जताएगा। क्या उसका यह अमरूद है? नहीं है, लेकिन उसके तरफ झुका ना, इसलिए वो हक जताने लगा। सेम चीज़ यहाँ है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है केटायन का है? नहीं है, लेकिन यह केटायन भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे हक जताने लगा। और दूसरों के चीज़ों पे हक जताना शैतानी लक्षण, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे अपना नज़र रखना, अपनी ओर खींचना, कहलाता है कोवलेंट कैरेक्टर। तो इस तरह से एक आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आता है। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, एक केटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, और दूसरा एनायन का अपने इलेक्ट्रॉन को केटायन की तरफ देना। जैसे बोले ना कि किसी अमीर व्यक्ति के संगत में आप हो, धीरे धीरे उसकी चीज़ों को हड़प रहे हो, कभी बोले कि आज गाड़ी ले जा रहे हैं, कभी बोले कि कुछ बर्तन ले जा रहे हैं, ले गए रखे रह गए, तो आप तभी रख पाओगे, तभी उसकी चीज़ों पे हक जता पाओगे जब वो आपको टोक टाक ना करे। मान के चलो आप लेकर के जा रहे हो और कहीं मना कर दे, नहीं लेके जाना है, नहीं देंगे हम, तो आप उसकी चीज़ों पर हक नहीं जता पाओगे ना। तो मना नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा है, एक्सेस है, तो गौर ही नहीं करेगा। उसी प्रकार से यहाँ एनायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये गौर ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है केटायन, तो ले जाने दो। तो केटायन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो एनायन इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, दोनों बातें हो रही है। तो केटायन का इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी कहलाता है इसका पोलराइजिंग पावर। द एबिलिटी ऑफ ए केटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। और जो एनायन का एबिलिटी है, या एनायन का जो टेंडेंसी है अपना इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ दे करके इलोंगेट कर जाना, वह कहलाता है इसका पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ से दो टर्म आए, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर केटायन का हुआ और पोलराइजेबिलिटी एनायन का हुआ। पोलराइजिंग पावर माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का एबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का टेंडेंसी। अब एक केटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा और एनायन का पोलराइजेबिलिटी जितना अधिक होगा, उस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा रहेगा।
पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा खींचेगा, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ देगा। तो जितना ज़्यादा या केटायन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या फिर यह जितना इलेक्ट्रॉन इसके तरफ देगा, तो वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही दो न्यूक्लियाई के बीच में होगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा दो न्यूक्लियाई के बीच में हो, मतलब उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो यह जो पोलराइजिंग पावर है केटायन का और पोलराइजेबिलिटी एनायन का, यह डिपेंड करता है उसके चार्ज, साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या देखें कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अब यह जो पोलराइजिंग पावर केटायन का है, पोलराइजेबिलिटी एनायन का है, यह डिपेंड करता है उनके साइज, चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और कैसे एक केटायन का पोलराइजिंग पावर और एनायन का पोलराइजेबिलिटी वैरी करेगा उसके साइज और चार्ज के आधार पे, इसी को एक्सप्लेन करता है फाजॉन रूल। दिस इज फाजॉन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रकार का एग्जाम दो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड जिसमें केमिकल बॉन्डिंग है, तो भाई फाजॉन रूल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे क्वेश्चन आएगा इससे देखते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे इस फाजॉन रूल को। तो कासिमिर फाजॉन पूरा नाम था, कासिमिर फाजॉन। उन्होंने बतलाया कि जो पोलराइजिंग पावर है केटायन का और पोलराइजेबिलिटी जो है एनायन का, वह डिपेंड करता है उसके चार्ज और साइज पे। अब चार्ज और साइज पे कैसे डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि चार्ज और साइज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो अट्रैक्शन हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाओगे तो फिर फाजॉन रूल समझना मुश्किल है। फाजॉन रूल बस बतलाता है कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी कैसे वैरी करेगा चार्ज और साइज के आधार पर। और जब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के वेरिएशन को आप समझ लोगे, तब तो आप बता ही दोगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा या कम, क्योंकि उसके लिए तो हमने बता के रखा है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी का। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाजॉन रूल में द वेरी इंपॉर्टेंट फाजॉन रूल। सबसे पहला, साइज ऑफ केटायन। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि जो ऐसे ए लार्जर केटायन हैज अ स्मॉलर पोलराइजिंग पावर। ए लार्जर केटायन हैज अ स्मॉलर पोलराइजिंग पावर एंड वाइस वर्सा। दो केटायन लो, एक आप इतना बड़ा केटायन लो और दूसरा इतना बड़ा केटायन लो, ठीक है, दोनों अलग अलग साइज के केटायन हैं। और क्या करो कि दोनों के साथ आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखलाओ। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप यहाँ दिखाओगे, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप यहाँ दिखाओगे। देख रहे हैं कि जो स्मॉलर केटायन है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन वह लिया है दूसरे से, वह न्यूक्लियस के करीब है, ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। और जो बड़ा वाला है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो कम अट्रैक्शन फील करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन फील करेगा तो वहाँ क्यों जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो केटायन जितना छोटा हो उसका पोलराइजिंग पावर उतना अधिक होगा, केटायन जितना बड़ा हो पोलराइजिंग पावर उसका उतना ही कम होगा। और पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो इसको ऐसे हम लोग समझ लें
कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, बट पोलराइजिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे कुछ कंपाउंड ले लिया जाए। कंपाउंड में आप ले लो जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl। इसके बाद आप इसमें केटायन लो, तो केटायन यहाँ Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। एनायन क्या है, तो एनायन सब में सेम है, Cl माइनस। अब यहाँ जो देख रहे हो कि सारे केटायन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये सभी केटायन एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप 1 के हैं, अल्कली मेटल केटायन। तो ग्रुप 1 में कैसे अरेंज है, लिथियम, उसके नीचे सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम। और जानते हैं हम लोग कि डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो यदि यहाँ से हम लोग बात करें साइज ऑफ केटायन की, तो क्या होगा, Li प्लस से बड़ा होगा Na प्लस, उससे बड़ा होगा K प्लस, उससे बड़ा Rb प्लस और उससे बड़ा सीजियम प्लस। अब यदि यहाँ से बात करें रिलेटिव पोलराइजिंग पावर, तो यहाँ देखो पोलराइजिंग पावर साइज का इन्वर्सली है, तो जिसका साइज सबसे छोटा है उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम होगा Na प्लस का पोलराइजिंग पावर, उससे कम K प्लस का, उससे कम Rb प्लस का और सबसे कम Cs प्लस का। अब जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो जो रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर है वह LiCl का सबसे ज़्यादा, इससे कम कोवेलेंट NaCl, इससे कम KCl, इससे कम RbCl और सबसे कम CaCl। तो LiCl इज मोस्ट कोवेलेंट। अब ऐसे ही यदि रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर आप निकालोगे, तो यदि जो कंपाउंड कोवेलेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो आयनिक कम होगा, मतलब यदि शैतानी लक्षण ज़्यादा है तो इंसानी लक्षण कम रहेगा, सिंपल सी बात है। तो LiCl इज लिस्ट आयनिक, उसके बाद NaCl आयनिक होगा, फिर KCl, फिर RbCl और सबसे ज़्यादा CaCl। तो इस ऑर्डर को आप याद रखो कि कैसे कंपाउंड में केटायन का साइज वेरी किया, पोलराइजिंग पावर वेरी किया, कोवेलेंट कैरेक्टर वेरी किया और फिर आयनिक कैरेक्टर वेरी किया। इस बात को आप समझ जाते हो तो फाजन रूल को आप समझ गए समझो। इसी प्रकार से एग्जाम में मान के चलो क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 कंपाउंड ऐसे दिए हुए रहेंगे, MgF2, CaF2, BF2, SrF2 और BaF2। पूछेगा कि भाई बताओ इन कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है या सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है। तो इसके लिए आपको शुरू से सोचना होगा। कोवेलेंट ज़्यादा होगा जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा किसका होगा, जिसका साइज छोटा। तो इन सबों में सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर होगा, तो सबसे ऊपर बेरिलियम है, तो सबसे छोटा साइज तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट। अब सबसे ज़्यादा आयनिक, तो सबसे ज़्यादा आयनिक इसका उल्टा, जिसका साइज सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा बेरियम का है, तो सबसे ज़्यादा हो गया आयनिक। तो यह था साइज पर। अब केटायन के चार्ज पे भी पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है, और चार्ज पे जो डिपेंड करता है वह पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन। तो जैसे इसमें भी कुछ एग्जांपल से हम लोग समझे। कंपाउंड में आप ले लो जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4। एनायन तो सब जगह सेम है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस और यहाँ भी Cl माइनस। यदि आप बात करो चार्ज ऑफ केटायन की, तो यहाँ है Na पर 1 प्लस, यहाँ Mg पर 2 प्लस, यहाँ एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और यहाँ Si पे 4 प्लस। तो क्या देख रहे हैं कि चार्ज जो है वह वैरी कर रहा है, बढ़ रहा है। Na पर 1 प्लस से ज़्यादा है, Mg का 2 प्लस, उससे ज़्यादा है Al का ट्रिपल प्लस, ऐसे। और अकॉर्डिंग टू दिस कि चार्ज ऑफ केटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर, तो जो रिलेटिव पोलराइजिंग
पावर है वह Na+ से ज़्यादा होगा Mg2+ का, इससे ज़्यादा होगा Al++ का, और इससे भी ज़्यादा होगा Si4+ का। अब जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलो करेगा। NaCl से ज़्यादा कोवेलेंट होगा MgCl2, इससे ज़्यादा कोवेलेंट होगा AlCl3, और इससे भी ज़्यादा कोवेलेंट होगा SiCl4। अब इसी को जब आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड आप समझोगे, रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर, तो उलट जाएगा। NaCl कोवेलेंट सबसे कम है तो आयनिक सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय MgCl2, AlCl3 एंड द लिस्ट इज SiCl4। समझ गए बात को? तो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ पोलराइजिंग पावर, लेकिन साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे LiCl, CCl4, BCl2, BCl3 कि ये तीनों में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन या सबसे ज़्यादा आयनिक कौन? तो ऑब्वियसली चार्ज के हिसाब से निकाल करके देखोगे तो मोस्ट कोवेलेंट CCl4 एंड मोस्ट आयनिक इज LiCl। ऐसा तो कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक हो ही नहीं सकता है, नेवर। कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो कम हो, लेकिन होगा तो जरूर। 100% आयनिक कैरेक्टर वाले कोई कंपाउंड नहीं है। तो ये केटायन की बात हुआ कि केटायन के चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ पोलराइजिंग पावर, लेकिन साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अब एनायन की बात करें हम लोग, तो एनायन में जो है पोलराइजिंग पावर नहीं बल्कि पोलराइजेबिलिटी होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अच्छा, तो यहाँ से कोई कंपाउंड लो आप। कंपाउंड में जैसे ले लो NaF, NaCl, NaBr और NaI। ऐसा 4 कंपाउंड लिया हमने। चारों में केटायन कॉमन है, चारों में केटायन कॉमन है। यहाँ Na+, यहाँ भी Na+, एनायन की बात करोगे आप तो यहाँ है F-, Cl-, Br-, I-। अब ये सब एनायन पे एक ही चार्ज है, मतलब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 17 के। डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ता है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोराइड आयन से बड़ा क्लोराइड आयन, उससे बड़ा ब्रोमाइड आयन और उससे भी बड़ा आयोडाइड आयन। अब एनायन का साइज जितना बड़ा पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे रिलेटिव पोलराइजेबिलिटी तो F- से अधिक होगा Cl- का, उससे अधिक Br- और उससे अधिक I-। अरे जितना बड़ा एनायन होगा ना वो उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा दूसरे की तरफ, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए। अब पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर F- से ज़्यादा Cl-, इससे ज़्यादा Br- और उससे ज़्यादा I-। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आप दिखा रहे हो तो पूरा दिखाओगे। NaF से ज़्यादा कोवेलेंट NaCl, उससे ज़्यादा कोवेलेंट NaBr, और सबसे ज़्यादा कोवेलेंट हो गया NaI। अब इसी को यदि आप रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर के टर्म में दिखाओगे तो उलट जाएगा। NaF इज मोस्ट आयनिक फॉलोड बाय NaCl, उसके बाद NaBr और उसके बाद NaI। ऐसा तो यह एनायन का साइज हुआ। अब एनायन के चार्ज की बात करें यदि हम लोग, तो पोलराइजेबिलिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। सेम चलेगा। आप क्या करो, यहाँ चेंज कर दो थोड़ा थोड़ा। NaF Na2O कर दो, Na3N कर दो, Na4C कर दो। केटायन तो सब जगह सेम है, Na+, 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 Na+। हेयर एनायन इज F-, O-, N-, एंड C4-। ये सभी आयन जो हैं वे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स हैं, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं।
10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 10 इसमें भी है। प्रोटॉन अलग अलग है, यहाँ 9 प्रोटॉन है तो इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन है। और पीछे साइज का वेरिएशन हमने पढ़ा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होने से प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है तो साइज छोटा। तो F माइनस का साइज यदि इतना है तो वो का इससे बड़ा होगा, N ट्रिपल माइनस का उससे भी बड़ा होगा, और C4 माइनस का सबसे बड़ा। तो चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, जैसा कि अभी फर्स्ट पॉइंट में देखे थे। तो अब जो रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह क्या होगा, NeF से ज़्यादा Na2O, इससे ज़्यादा Na3N, और इससे भी ज़्यादा Na4C। सोडियम फ्लोराइड से ज़्यादा कोवेलेंट है सोडियम ऑक्साइड, उससे ज़्यादा कोवेलेंट है सोडियम नाइट्राइड, और उससे भी ज़्यादा कोवेलेंट है सोडियम कार्बाइड। तो यह आयनिक कैरेक्टर उलट जाएगा, NeF ज़्यादा आयनिक होगा Na2O से, E ज़्यादा आयनिक होगा Na3N से, और E ज़्यादा होगा Na4C से। तो ये 4 पॉइंट्स हम लोग देखे, चारों पॉइंट्स को एक जगह बताते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा एक ही केस में, कब, जब केटायन का साइज बढ़े। केटायन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। इसके अलावा कुछ भी बढ़े, चाहे केटायन का चार्ज बढ़े, एनायन का चार्ज बढ़े, या एनायन का साइज बढ़े, सब बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड में क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप साइज को समझो, चार्ज को समझो, तब आप हाजों रूल को समझ पाओगे। तो यहाँ से डायरेक्टली एक बार हम सारे पॉइंट्स को लिख दे रहे हैं, ध्यान में रखोगे। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। बस पूरी बात को आप नहीं भी समझ पाए हो तो ये 4 पॉइंट्स को आप याद रखो। ये चारों पॉइंट के आधार पे आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है या किसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। एक फैक्टर और होता है कि एनायन सेम हो, केटायन का चार्ज और साइज भी सेम हो, तब क्या देखेंगे। जैसे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है MgCl2 और ZnCl2, एनायन Cl माइनस, केटायन Mg2+, Zn2+, चार्ज दोनों पे सेम है। और डायगोनली हिसाब से देखोगे तो मैग्नीशियम जिंक का साइज में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। Mg2+ एंड Zn2+ हैव कंपेरेबल साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उस हिसाब से अभी तक जो 4 फैक्टर्स हमने पढ़े, एनायन का चार्ज साइज, केटायन का चार्ज साइज, वे चारों में से कोई भी फैक्टर्स यहाँ ऑपरेट नहीं होंगे। तो क्या देखना होगा, तो हम लोगों को यहाँ से देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो Mg2+ का आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो Mg का होता है 12, 2+ है मतलब 10, तो 2 और 8। जिंक का कितना होता है 30, 2 निकल गया 28, तो 2, 8, 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल कहलाता है स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और यदि किसी केटायन का स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है उस केटायन की तुलना में जिसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बशर्ते दोनों का चार्ज और साइज क्या हो, सेम हो। तो यहाँ से जब आप निकालोगे रिलेटिव पोलराइजिंग पावर, तो Mg2+ से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगा Zn2+ का, और यदि पोलराइजिंग पावर उसका ज़्यादा है तो यहाँ से यदि आप रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर निकालोगे तो MgCl2 से ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा ZnCl2, और जब आयनिक कैरेक्टर आप निकालोगे तो उलट जाएगा,
MgCl2 इज मोर आयनिक देन ZnCl2। तो ये 5 फैक्टर्स, जब वो चारों काम नहीं करे तब आप देखो केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेम एक्सप्लेनेशन होगा यदि पूछे आपको NaCl और CuCl में ज़्यादा कोवलेंट कौन होगा। तो यहाँ कॉपर आयन जो है इसका वैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम का 8 होगा। स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर अधिक, इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। ऐसा तो ये पांचों फैक्टर्स मिला करके कई क्वेश्चन जो हैं बनते हैं इस फाजों रूल से। नोट्स में काफ़ी बारीकी से एक्सप्लेन किया गया इसको, जैसा कि वीडियो में भी बताए, क्वेश्चन भी कुछ दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह से यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड में जो है एक पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट इसका अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 3 बड़े बड़े टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।